अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी राइटर असमरवा मिर्ज़ा। तो लेकर आ चुकी हूँ दर इश्क़ की 27 एपिसोड के साथ। तो बिना टाइम ज़ाया किए और आपको इंतज़ार करवाए चलते हैं किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। अब तो ऐसे घबरा रही हैं जैसे मेरे साथ नहीं किसी गब्बर सिंह के साथ हों। आपने खुद से लिपटाए डर उतार कर फेंकने हैं या नहीं सलवा? मेरे स्टाफ से पूरे एतमादी के संग मिलिएगा। इन्हें पता चलना चाहिए कि आप मिसेस यज़दान फारूकी हैं। गाड़ी पार्क की यज़दान ने जब करीब आकर सलवा को ज्यूज ऑब्सेशन की बिल्डिंग डर से निहारते देखा तो हफतज़दा सा सामने आ रुका। अब बेचारी सलवा क्या कहती कि क्यों डरती है। फिर यहाँ आते टकराते सर का पिछला दर्द, सुखी का जुनूनी रूप, सभी याद आ गया तो कुछ कुछ होने लगा। दिल किसी एहसास की गहराई में डूबता जा रहा था। सुखी, मुझे आपके ऑफिस में नहीं जाना। हिचकिचाते हुए यजदान के अरमान हाकस्तर करती भी वो इंतहाई मासूम लगी कि सुखी साहब दिल ही दिल में पेचो-ताप खा गए। वजह बताएंगी? 2 कदम उठाते सलवा की से नज़दीकी अख्तियार करते उसके होसान हता किए वो रुका जो आसपास नज़रें घुमाती इससे ज़रा दूर हुई क्योंकि वो किसी की भी नज़रों में आ सकते थे। आप बेकाबू हो जाएंगे। सलवा ने जाती धूप की किरणों में तमतमा उठते चेहरे पर घबराहट के इजाफी गुलाबी फूल सजाए आंखें पटपटाते वजह दी। तो आप किस मर्ज़ की दवा हैं? ये फरीज़ा निकाह होते ही आप पर आयद है। मुझे हर तरह अपने बस में किए काबू करना। मैं सुकून आपसे नहीं लूँगा तो किससे लूँगा? बोले। ऐसी खुली डुली सवालिया खामोशी और यज़दान का इंतज़ार करते संजीदा होना कि वो क्या जवाब दे सलवा को सुनो साकित कर गया। सुखी समझे ना, रूहान सी होती वो चिढ़ सी गई। ऐसी बातें सुनना भी उसके वजूद पर भारी पड़ा। मैं ही समझूँ आप सब, आप यूं ही फ्रीज पॉइंट तक गिरती रहें, उम्मीद भी यही है। खैर आए तो सही, अपने लिए ईयरपीस तो पसंद करें, फिर ड्रॉप करता हूँ घर। यजदान का बस चलता तो घसीट कर ले जाता, पर वो खुद ही शराफत से इस पहाड़ के हमरा धीरे से चलने लगी। स्टाफ सारा ही दोनों को देखकर चहमगोइयों में मसरूफ था, क्योंकि यजदान और सलवा की जोड़ी जूस फैशन की दुनिया में आग लगाती जा रही थी। टॉप ट्रेंड बन रहा था जूस ऑब्सेशन और उसका सुखी। यज़दान ने अपनी ही फीमेल स्टाफ की जिम्मेदारी लगाई कि वो सलवा को उसकी पसंद की ईयरपीस दिखाने लगी। सलवा ने बहुत टाइम लगाया, बहुत छोटे से एयर स्टड चुने जिनके मड में अनशिप्ड क्रिस्टल स्टोन लगा था और काफ़ी छोटे और कंफर्टेबल थे। आप बहुत लकी हैं सलवा मैम। ना सिर्फ यज़दान सर मिले आपको बल्कि इनसे जुड़ी मकबूलियत भी आपका नसीब बन गई। उम्मीद है आप दो इससे भी हट जाएं। स्टाफ की लड़की ने खूबसूरत सी ज्वेलरी केस में वो ये स्टड रख कर वो सलवा के हवाले किया जो मकबूलियत पे हैरान सी। इससे पहले इस लड़की से कुछ पूछती वो सलवा की नज़रों में आता मैगजीन उठाती फ़ौरन किसी दूसरे स्टाफ की तरफ लपकी, जबकि सलवा जिसने ऑफिस ना जाने का तहैया किया था अपनी उलझन मिटाने को सीधी सुखी के ऑफिस एंटर हुई। इस बार वो दरवाज़ा एहतियात से खोला। सुखी किसी थ्री पीस में मलबूस दरमियानी उम्र के आदमी से कुछ डिस्कशन कर रहा था। सलवा को देखते ही इसने अपनी मीटिंग ख़त्म की और वो आदमी इजाज़त लेता पलटा और एक गहरी नज़र सलवा पर डालते ऑफिस से निकल गया। ये मुझे इतने गौर से क्यों देख कर गए? सलवा ने यज़दान के पास आने पर पूछा तो यज़दान के माथे पर बल पड़े। क्योंकि मौत आई है उसकी। इसे छोड़ें, आपने ईयरपीस पसंद किए? यज़दान ने फ़ौरन से जबड़े भेजते बात बदली। जी, सलवा ने फ़ौरन मुट्ठी खोलकर वो छोटी-सी महमिली डिब्बिया सुखी की तरफ बढ़ाई। यज़दान ने उसके हाथ से ली और वो यूनिक सी चॉइस अपनी यूनिक हसीना के कानों में सजा दी। ये उतारिएगा मत, अच्छे लगे हैं। सलवा इसे देखकर सर हिला गई, जबकि यज़दान ने उसके बालों में हनूज़ उँगलियाँ फेरना जारी रखा और उस लड़की के खूबसूरत चेहरे पर छाए फ़िक्र के जैसे बादल गहरे थे, वैसी हुमार की गालिब आती शिद्दत थी जो सुखी पर हावी हुई। उसके गाल पर चुके अभी आगे पीछे सिरका ही कि वो हड़बड़ा कर दूर हुई जैसे करंट लगा हो। सुखी, वो आपकी स्टाफ कल कह रही थी कि आपकी मकबूलियत मुझे मिल गई। मैं समझी नहीं, मैं भला आपकी मकबूलियत क्यों लेना चाहूँगी? वो मजाक कर रही थी ना। सुखी को इस वक्त गुस्सा सलवा के सिवा दुनिया की हर चीज़ पर आया। उसके बालों में नरम सी पकड़ जमाते सलवा का चेहरा वापस अपने चेहरे के करीब खींचा तो वो दर्द पर नहीं यज़दान के करीब करने के वहशियाना तरीके पर कराह गई। मजाक तो आप मेरे जज्बात का बना रही हैं, क्यों करीब नहीं आने देती मुझे? मैं मर रहा हूँ आपको महसूस करने के लिए। यज़दान के लहजे से बेकली छलकी और उसकी आवाज़ पर चिड़चिड़ाहट से बारी हुई। मेरे सवाल का जवाब दें सुखी, प्लीज़। अपने हाथ को उसके हाथ पर ले जाती आहिस्ता से पकड़कर बालों के शिकंजे से आज़ाद करके हटाए दिलों में भी दूरी बना गई। फिर कभी दूंगा, चलें आपको घर ड्रॉप करूं। यज़दान ने अपना फ़ोन और गाड़ी की चाबी ली और ऑफिस से जाने लगा। सलवा के चेहरे का रंग उड़ा। सुखी, वो कब से पुकारी तो वो ना चाहते हुए भी रुक गया।
लेकिन निचला होंठ दांतों में दबाते मुट्ठी कसे गहरा सांस खींचकर यजदान ने अपने उमड़ते ताप को संभाला और नम्रता सुराज चेहरे पर सजाए पलटा। वो दौड़ कर आई और उसके सीने से लिपट गई। इस लड़की के सरापे से उठती हुई महमूर खुशबू पर यजदान को एक लम्हे में मदहोश कर गई कि उसके बाजू सलवा की तरफ शिद्दत से कसने लगे। कुछ छुपा तो नहीं रहे ना मुझसे आप? सलवा ने यूं ही दबी आवाज में पूछा। जी बहुत कुछ। मसलन आप ऐसे दोबारा बिना बनाए बताए गले मत लगिएगा, कुछ हो जाएगा मुझे। आप बहुत तड़पा रही हैं खुद के लिए। आपको इल्म ही नहीं आप मेरी कैसी मोहब्बत है सिल्वा। ये सब सुने सुकून करार और तस्कीन के जज्बात सलवा की रगों पे में उतरे और यजदान का गंभीर लहजा इख्तिताम तक उसकी सांसें भारी कर गया। ऐसा नहीं, कुछ दूसरा तो नहीं छुपा रहे ना? वो समझाने की नाकाम कोशिश करती दूर होने लगी तो वो बाजू फिर से उसके महमली वजूद के तरफ जकड़ गया। सलवा के होंठों से सिसकती सांस निकली थी जिसकी हरारत यजदान को अपनी शरक तक महसूस हुई। कुछ भी हो जाए सलवा, अगर आपने अब मुझे छोड़ा मैं कुछ कर बैठूंगा खुद के साथ। यही मेरा सच है और यही राज है। वो अब भी सलवा के मुताबिक जवाब ना देता। इसे अपने सीने में धड़कन सा बसाने पर तुला था और सलवा से बर्दाश्त करना मुश्किल हुआ। सुखी सांस बंद। वो फड़फड़ाई तो यजदान ने इसे आहिस्तगी से रिहाई दी। मेरे पास आपकी सांस दोबारा बंद नहीं होनी चाहिए, समझ लें इस बात को। सलवा का चेहरा एक गले लगने पर ही सुर हो गया। गाल दहक गए, रंग जले, रोंगटे खड़े थे इस शख्स की शिद्दत पर। आपका ये दिल, जिस्म, ये रंग रूप और ये जोबन पर आया होश शबाब सब मेरी सताइशी नज़रों और बहकती हरकतों का मुस्तहिक है मेरी जान। तो घबराना कम करें, मेरे अरमान आपकी एक पहल के तलबगार हैं। मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपको अपने साथ कुछ घंटों के लिए किसी लॉकर में कैद करवा दूं और आपको सांस लेने तक के लिए मेरा मोहताज होना पड़े। सलवा का दिल फड़फड़ा गया। ऐसी बेबाक गुफ्तगू के वो कान की लो तक सुर्ख हुई। शर्म से आंखें झुकी और मीठी मीठी चुभन जिस्म के हर इस खित्ते में हुई जहां सुखी की बदमिजाज और बेबाक नजरें सरकती गईं। आप इंतहाई मुंह फट हैं। सलवा ने जाने को पर तोले इल्जाम लगा डाला। यज़दान ने कलाई पकड़कर मरोड़ते सलवा की कमर पर बांधते अपने होंठों को उसके कान और गाल के बीच लगाया। हूँ और चाहता हूँ मेरे मामले में आप भी हो जाएं। वो दिन यकीनन मेरी ज़िंदगी का सबसे सुखी दिन होगा, मेरे नाम जैसा, जब आपने मेरा मुंह मेरे पसंदीदा तरीके से बंद किया। यज़दान की हद से बड़ी गिरफ्त और मानी है सरगोशियों पर वो खड़े खड़े गिर पड़ती अगर यज़दान ने थाम ना रखा होता। खुदा के लिए सुखी, आप मुझे मारने लाए हैं क्या? क्यों कर रहे हैं ये बातें? मुझे छोड़ कर आए। हाँ छोड़ें, मेरी बाजू दर्द कर रही है। सलवा के मिनमिनाने पर वो इसे आज़ाद करता दूर हटा। शायद इसे भी इल्म ना था वो क्या क्या कर बैठता है। आप मुझे खुद वहशी सा बना रही हैं। बाज आने की ज़रूरत आपको है, समझ लें। चलें। यज़दान ने जार डालते कदम बाहर बढ़ाए तो सलवा ने सुख का सांस लिए अपने गालों पर हथेलियों को लगाते खुद को होश सी दिलाई और जल्दी से उस जिन के पीछे ही लपक गई। और सारा रास्ता वो निरूठेपन से अजनबियत अयां करता सिर्फ ड्राइविंग करता रहा, यूं जैसे साथ बैठी हस्ती से कोई नाता ही नहीं। अगर मैं आपको अपने करीब ना आने दूं आगे भी तो मुझे गुस्से में यूं ही हर्ट करेंगे, मेरी बाजू मरोड़ेंगे, बाल खींचेंगे, शायद थप्पड़ भी मार दे। मुझे बुरे लगने लगेंगे, फिर आप हक भी नहीं करूँ किया करूँगी। घर करीब आया तो सलवा को भी जुबान लगी। उसकी ये दबी दबी लाड उदासी से लबरेज सरगोशियां सुने यजदान ने गरम धुआं छोड़ती नजर सलवा पर डाली। ना तो बाजू मरोड़ी है ना बाल खींचे हैं, मरने के बाद अल्लाह को मुंह भी दिखाना है आपने। कैसे बहतान लगा रही हैं मुझ पर, और ये करीब ना आने देने की धमकियां अपने पास रखें। मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझिएगा। ऐसा ना हो बैठे बैठे आपकी बत्ती गुल कर दूं। वो समझ रही थी बस घूरे का, पर इस आग ने शोलों जैसे जुमले उगलकर सलवा को थरा कर रख दिया। धमकियों से नहीं डरती। सलवा ने खुद को पुरएतमाद बनाने की कोशिश करते मुकाबिल को जिज किया, और वो भी तो तपा था। एक ही झटके से सलवा को बाजू में दबोचते काबू किया जो बाकायदा दबा से चीखती अपनी गर्दन को उसकी बाजू के शिकंजे से छुड़वाने को मचलने लगी। ये अलग बात थी कि सुखी ने बिल्कुल जोर नहीं लगा रखा था, पर इस नौटंकी के कराहने पर मजीद गुस्सा कायम ना रख सका और फौरी आज़ाद किया। मारना चाहते हैं मुझे? सलवा ने गर्दन पर हाथ सहलाते आंखें निकालते डांटा। जी, लेकिन अपने प्यार से। मेरे हाथों मरने से एहतियात करें, समझी? यजदान ने गोली दे दी थी अब सलवा के बाप दादा की तौबा कि वो एक लफ्ज़ बोलती। इसे घर ड्रॉप किए वो कुछ देर चाय के लिए रुका क्योंकि रिजवान साहब ने रोक लिया और यजदान को भी इस आदमी को परखने का मौका चाहिए था तो रुक गया।
मेरा बचूंगड़ा नानों ने अपने कलेजे के टुकड़े को बड़ा ही याद किया। आखिरकार हलीमा अम्मा की मुंतजिर आंखें इन तीन जिगर गोशों को देखे ठंडी हुई। लगभग 5 बज गए थे जब वो लोग हलीमा साहिबा के पास पहुंचे। पारान को इनके पास छोड़कर दुराब ने लीजे के हमरा उसके गांव निकलना था। इन 7 सालों में लीजे बस 7-8 बार ही उनकी कब्रों पर गई, और वो भी आधी रात, ताकि किसी को खबर ना होती। बारान तो बहुत खुश था। इस घर से इस बच्चे को भी उनसीयत थी जो उसकी माँ की अमान गाह बनी थी। मैंने भी किया। मैं तो सुबह से तैयार था नानो, बस मम्मू बाबा ने लेट करवा दिया। हलीमा साहिबा की गोद में चढ़कर बैठा बारान बड़े धड़ल्ले से शिकायत लगा गया, जिस पर सबके होंठों पर को मुस्कुराहट छू गई। तुम्हारे मम्मा बाबा को फैंटी लगनी चाहिए ना अब हम नानी नवासे को देर से मिलाने पर। हलीमा भी मौसूफ के साथ बच्ची बनी, और वो फौरी नफी करता नानो से लिपटा। नहीं नानो, आज माफ़ कर दें। कब बर्दाश्त था इससे कि अब उसकी मामू या बाबा को गर्म हवा भी छूती। ओ मेरे कलेजे का टुकड़ा, माफ़ किया। क्या याद करेंगे तेरे ये सगे। नानी तो सदके वारी गई। अलबत्ता लीजे का उतरा हुआ चेहरा हलीमा ने बांपा। तभी इशारे से दुराब को देखने लगी, जैसे पूछ रही हूँ इसे क्या हुआ। लीज़े अम्मा बाबा से मिलना चाहती है, हम होकर आ जाएं। तुराब ने ही खामोशी तोड़ी, पर अभी तो शाम थी। तभी हलीमा परेशान हुई और लीज़े का तो दिल बैठा जा रहा था। हाँ, पर अंधेरे में जाना इस वक्त ठीक नहीं होगा। वो अपना हच्छा बिना तकल्लुफ़ कह गई। अंधेरों के काम अब हाथ हलीमा अम्मी, अब जो होगा सवेरे और रोशनी से मशरूत होगा। बहरहाल नानों को तंग मत करना, हम जल्दी आ जाएंगे। तुराब के फैसले पर लीज़े खौफजदा होती से देखने लगी, पर वो उसकी सुनने के मूड में ना था। पारान ने प्रॉमिस किया, और यूं दुराब लीजे वापस बाहर गाड़ी तक पहुंचे। किसी ने मुझे पहचान लिया तो मेरी अम्मा बाबा की कब्र रौंदी ना जाए, इस सबब आज तक इन कब्रों पर तख्ती नहीं लगाई गई। हैदर, हमारा यूं शाम में जाना तभी चिंगारी कुरेदने जैसा होगा। वो लोग मुझे जिंदा देखकर फिर पत्थर। वो बाहर आते ही कांपती आवाज में बोली, पर दुराब ने उसके होंठों पर हाथ रखे अनाप शनाप बोलने से अपने अंदाज में रोका। लीजे की आंखों में शिकवा ओधा। अब किसी ने पत्थर बरसाए तो उसका दर्द सहने वाला दुराब हैदर का सीना होगा मेरी जान, तुम्हारे ये कोमल वजूद नहीं। मैं तुम्हारे अम्मा बाबा को तो नहीं लौटा सकता, मैं तुम्हारी आबरू ज़रूर लौटा सकता हूँ। जिन लोगों ने तुम पर और तुम्हारे ख़ानदान पर मेरे बच्चे के सबब कहर तोड़ा था, वो खुद बर्बाद हो चुके हैं। तुमसे वो शख्स माफ़ी मांगने को तड़प रहा है जिसने अजियत दी, तकलीफ़ दी। लीजे के कामते हाथ सबसे चूमे, बहुत तकलीफ़ में था। लीजे अचानक ही रो पड़ी। ये सब सुनना बर्दाश्त ना हुआ। मुझे नहीं चाहिए किसी का माफ़ी मांगना। मैं इस शख्स को देखना भी नहीं चाहती। मेरे अल्लाह ने मुझे और मेरे बेबी को 7 पर्दों की हिफाजत दी। मैं इस अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ। मुझे इस गांव से अगर कुछ चाहिए तो बस अम्मा बाबा की कब्र पर जाने की इजाज़त, और कुछ नहीं। मेरी हर तकलीफ़ हरी हो जाएगी हैदर। जो आग वक्त की गर्द तले दब गई, इसे दबी रहने दें। वो मिन्नत करती, पुरानी रुसवाई के फेत से डरती, उसके सीने के पास से रखती सिसक उठी। तुराब ने इसे पकड़कर अपने सीने लगाया और गहरी सांस खारिज की। तुमसे ज्यादती करने वाला हर फर्द सजा भुगतेगा। मैंने भी तो पूरी भुगती। रो मत, तुम कमजोर लीजे नहीं हो। तुम्हारे गांव की फिजाएं भी सोग में हैं। तुम्हारे सोग में लोग तब डरे हुए थे, पर शमशेर चौधरी की इबरत ने अब गांव वालों की भी आंखें खोल दी हैं। मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि किसी भी दिल में मेरी लीजे के लिए बदकिरदार, जानी और मनहूस जैसा ख्याल भी आए। मेरी लीजे तो बहुत प्यारी है, बाकिरदार है, नेक है, खुशकिस्मत है और फर्मा बरदार है। वो रोना नहीं रोक पाई, फूट फूट कर रो दी। किसी ने 7 साल बाद अम्मा बाबा के बाद इतने ही प्यार से यकीन दिलाया था कि वो बुरी नहीं है, और अपने अम्मा बाबा की कातिल भी। इन हस्तियों की मौत का सबब जिनकी वजह से आप मुझे मिले, खैदर, अगर मेरा बस चले ना, मैं अपनी ज़िंदगी के बदले अल्लाह से इन दो का कुछ पल का साथ मांगूँ। मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि जब वो मौत की दहलीज पर थे तब मैं ख्वासों में ही नहीं थी। उनकी मौत की एक के बाद दूसरी खबर मेरे पहले से सुन दिमाग पर बस एक भर की झटके सी थी। ये ऐसा गिल्ट था जिससे लीज़ें मरकर भी ना निकलती, और दराब जानता था कुछ पछतावे हमारी मौत तक हमारा साथ निभाते हैं। अगर तुम ख्वासों में होती तो जिंदा थोड़ी रहती। बारान को जन्म देना था, बस ये सब तभी हुआ। तुम कातिल नहीं हो लीज़े, यही मुकद्दर था इश्कम। तुम सर्वाइवर हो, तुम एक बहादुर लड़की हो। तुम्हारे अम्मा बाबा भी खूबसूरत रूहें थीं, और अच्छे लोगों को इस दूसरे जहाँ बहुत ज़रूरत होती है। बहुत अच्छे थे वो, मुझे लीज़े दी। हम हमेशा उनके सुकून की दुआएं करेंगे मिलकर। तुम रोना मत, जब दिल चाहा बताना, हम मिलने जाया करेंगे। लीजे की तकलीफ बर्दाश्त करना मुहाल था उसके लिए। बहुत भी
خود کے لیے پریشان جان ہارتے دوراب کو دیکھ کر کہنے کی حد تک کچھ سنبھل گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ وہ آنسو پوچھتے بولی۔ سو پوچھو، قربان ہوتا لہجہ۔ کوئی اور لڑکی واقعی آپ کی زندگی میں نہیں آئی؟ اس وقت لیزے کا یہ سوال دوراب کی اذیت کم کر گیا۔ وہ جیلس کوئن بنی ہمیشہ حسین لگتی تھی۔ تم نے اپنے سوا مجھے کسی لائق چھوڑا تھا؟ سوال کے بدلے سوال کیا۔ وہ لیزے کو وقتی طور پر رنجیدہ کر گیا۔ پھر بھی یہ بہت طویل وقت تھا حیدر، کھلی چھوٹ تھی بہکنے اور آگے بڑھنے کی۔ وہ شاید دوراب کے دل کی انسیت سے ابھی بھی ناواقف تھی۔ کھلے دروازے کے باوجود تمہارا قیدی فرار نہیں ہوا، یہی میری تم سے بے انتہا محبت کا ثبوت ہے عشقم۔ میرا بہکنا آگے بڑھنا صرف تمہارے لیے وقف ہے۔ اس کی جبیں چومتے یہ مان بخش کر وہ لیزے میں بہت سی ہمت بھر گیا۔ اگر بڑھ جاتے تو میں باران کو آپ کے حوالے کر کے چپ چاپ پھر کھو جاتی۔ وہ پیچھے ہوتے دوراب کو پرنم سوز زدہ نظروں سے دیکھے بولی تو آواز رند گئی، اور میں بے مول ہو کر فنا ہو جاتا۔ اولاد کا سکھ پانے کے باوجود میرے لیے پہلے اہم تم ہو، پھر تم سے جڑی خوشیاں اور سکون۔ اب تم سٹرونگ رہو گی، ہم سینہ تان کر جائیں گے تمہارے گاؤں، اور جب وہاں سے واپس آئیں گے تو لیزے نور کا دل پنکھ جیسا ہو چکا ہوگا۔ وہ اس کی گال چھوتے یقین دلا کر شادی مرگ سے کیفیت میں مبتلا کر گیا۔ سچی؟ وہ ہکلا گئی۔ مچی چلیں؟ وہ اپنا ہاتھ پھیلا گیا اور لیزے نے نم آنکھوں سے مسکراتے اس دنیا جہاں کے خوبصورت اور مضبوط ہاتھ کو آگے بڑھ کر تھام لیا۔ سارا رستہ لیزے کسی گلتی ہوئی فکر و پریشانی میں رہی، حالانکہ دوراب نے اس کا ہاتھ ایک لمحے کو آزاد نہ کیا۔ 1 گھنٹے کی لانگ ڈرائیو کے بعد آخرکار وہ لوگ 6 بجے تک گاؤں پہنچے۔ ابتدائی خطے میں ہی کوٹ چرلا کا بائی قبرستان تھا، اور یہیں کنیز و شبیر ابراہیم مغل مدفون تھے، اور تب کے حالات کے پیش نظر شبیر کسی ڈرائیور دوست نے ہی ان 2 کی قبروں پر تختی کے بجائے بس نشانی لگا دی اور ایک پتھر گاڑ دیا جس پر لیزے نور کی دنیا لکھوا دیا، تاکہ وہ کبھی لوٹے تو اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ پائے، کیونکہ لیزے پر ٹوٹتے ظلم کے بعد اس کے راتوں رات غائب ہونے پر کئی لوگ گاؤں چھوڑ گئے۔ گاڑی رک گئی تو لیزے کی آنکھیں قبرستان کی حدود دیکھتے ہی بھیگ گئیں۔ رونا نہیں ہے لیزے، ان کو تکلیف ہوگی، مجھے تمہارے ساتھ دیکھ کر وہ برہم ہوں گے یا پرسکون نہیں جانتا، پر اتنا ضرور مانیں گے کہ ان کی لیزے کے حق میں اب دوراب حیدر برا نہیں رہا، کیونکہ کہتے ہیں روحیں ہماری سچائی جانتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہیں، پیور ہو جاتی ہیں۔ ایسے روگی نا تو تم سے زیادہ کمزور میں پڑ جاؤں گا۔ اس کے آنسو پہنچتے وہ اسے لاکھ سمجھا لیتا، اپنے ساتھ کا یقین دلا لیتا، وہ یوں ہی روتی رہتی۔ آپ کی اور آپ کے دل کی سچائی میں بھی جانتی ہوں، لیکن میں جب یہاں آئی مجھ سے خود کو سنبھالا نہیں گیا۔ رات کی تاریکی ہر بار اماں بابا کے بازو بن کر مجھے تھام گئی۔ کچھ کمیاں ہماری سانس کے تسلسل کی طرح موت تک ہمارے دامن کا حصہ رہتی ہیں حیدر، وہ دونوں بھی میری ایسی ہی کمی ہے۔ وہ اب مضبوط تھی، پر اس کا لہجہ، بیگھا لہجہ جگر کاٹ رہا تھا۔ آئی نو لیزے، میں تمہارے اس درد میں تمہارے ساتھ رہوں گا ہمیشہ۔ وہ اس کی جذباتیت بھرے جواب پر مسکرائی۔ بور تو نہیں ہوں گے کہ یہ کیا ہر وقت اداس رہتی ہے؟ وہ اداسی جھٹکنے کی کوشش میں تھی، ناکام ہو گئی۔ میں تمہیں اداس رہنے دوں گا کیا؟ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اوپر کے ان بھیگے چشمان میں جھانک کر مان بڑا سوال کیا۔ وہ میچنگ شرٹ کے ہمراہ بلیک جینز پہنے جیکٹ چڑھائے لیزے کے ساتھ بہت سج رہا تھا۔ پرنسس کا پرنس تھا وہ۔ نہیں، وہ دل سے بولی، پورے وثوق سے۔ تو پھر آپن بور کیوں ہوگا؟ تم ہر پچھتاوے اور گلٹ سے آزاد ہو جاؤ لیزے۔ اب میری بیکار زندگی کا صرف یہی مقصد ہے، اور ہماری خوشی کو برباد کرنے والا ہر فرد جہنم میں جلے گا۔ تم دیکھنا، میں ہمارے مجرم کو موت نہ سہی پر موت سے کم سزا پر نہیں بخشوں گا۔ لیزے کو وہ بہت ڈرا گیا۔ ڈور اوپن کیے نکلا اور دوسری طرف سے آ کر اس سے بھی باہر لایا۔ وہ لوگ آس پاس کے لوگوں سے بے نیاز سیدھے قبرستان داخل ہوئے۔ چودھری کا ہی چیلا وہاں سے تیزی کے سنگ بڑی حویلی کی طرف دوڑا تھا۔ لیزے اور دوراب ان قبروں پر پہنچے تو لیزے نے سر پر اسکارف اچھے سے لپیٹا، دوراب بھی آگے بڑھا، اسے لیزے کی فکر تھی۔ لیزے نے ان قبروں کے سرہانے جا کر دونوں قبروں کے بیچ نصب اس پتھر پر جب لیزے نور کی دنیا دیکھا تو ضبط کھو بیٹھی۔ وہ واقعی تو لیزے نور کی دنیا تھے۔ دوراب وہیں رکا کیونکہ چاہتا تھا لیزے کے دل کا غبار نکل جائے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر ان 2 قبروں کی مٹی میں اپنے آنسو جذب کرتی رہی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کو سکون ملنے لگا، جیسے ماں باپ کی قبر کی مٹی آنکھوں کے درد کا علاج بن گئی ہو۔ لیزے کے پاس لفظ نہیں تھے، اس کے دامن میں بس آنسو تھے، یا نم سی آنکھیں جنہیں وہ شفاف آسمان کی جانب اٹھا کر اس اللہ کی رضا میں راضی ہو گئی۔ دوراب بھی غمزدہ تھا، پر جب لیزے سے ٹھیک نہ لگی تو آگے بڑھ کر اسے پکڑ کر کھڑا کروائے اپنے سینے میں سمیٹ گیا۔
بس اگر مزید روئی تو اماں بابا غائبانہ تھپڑ دے ماریں گے کہ کتنا روتی ہو تم چڑیل۔ لک ایٹ یور آئیز لیزے، میرا جگر کاٹ ڈالیں گی، رحم کھاؤ خود پر۔ اس کے پیار سے قائل کرے اب یہاں سے لے جانا چاہتا تھا، پر لیزے کو اس جگہ بہت سکون مل رہا تھا، جانے پر آمادہ نہیں تھی۔ کاش تھپڑ ہی مار لے پر آ جائیں کہیں سے، یہ دنیا سے چلے جانے والے کتنا تڑپاتے ہیں نا حیدر۔ وہ رو رو کر نڈھال تھی، اپنے وزن کو بھی دراپ پر چھوڑا کیونکہ اس کی تو جان آدھی ہو گئی تھی۔ میری ممی کے پیرنٹس کی بھی اکٹھے ڈیتھ ہو گئی تھی، اوپر سے وہ لوگ ممی کو جس بے وفا کے پلے باندھ گئے وہ دگنا دکھ۔ ددو بتاتے ہیں ممی ان دو کی ڈیتھ پر بہت برا روئی تھی، میں تب ان کی ٹمی میں تھا۔ بابا بے وفائی کیے ممی کو یوز اور ذلیل کر کے دھتکار چکے تھے۔ ددو کہتے ہیں ایسا لگتا تھا یہ دوبارہ نہیں رو سکے گی، پھر ددو نے میری ممی کو اپنی بیٹی بنا لیا، ورنہ جس تکلیف میں وہ رہیں مجھے بھی جنم نہ دے پاتی اور مر جاتی۔ مجھے میرے ددو سے پیار ہی تبھی ہے کیونکہ وہ میری اور ممی کی بھی ماں بنے، اپنے اکلوتے بیٹے سے ہمارے لیے دستبردار ہو گئے۔ ان کو بھی قبرستان لے کر جاؤں تو ایسے ہی جان کو آتی ہیں۔ تم ساس بہو ایک جیسی ایموشنل کوئنس ہو۔ درابے سے باتوں میں لگائے قبرستان کی حدود سے نکال لایا، پر اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتی اس کچی روڈ پر ایک بڑی گاڑی رکی اور پھر اس کا ڈور کھلنے پر بیساکھیوں کی مدد اور دو گارڈز کا سہارا لے کر نکلتا شمشیر چودھری ان دونوں کو دیکھتے غم سے چور ہوا۔ خود لیزے اور دراب کے چہرے کی رنگت میں اذیت گل آئی۔ رات ہو چکی تھی مگر نیند تو شنائل کی آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ اٹھ کر مصروف سے شہر کی اول پہر میں بے حد جاگتی روڈ دیکھے، کچھ دل بہلایا، پھر وہ پردہ گلاس ونڈو پر ڈالے واپس پلٹی اور خود کو بہت روکنے کے باوجود ہاتھ فون کی جانب جا سرکا۔ جمشید اس وقت گرمل کے ساتھ ڈنر کر رہا تھا۔ وہ لوگ بار ریسٹورنٹ آئے تھے کسی لڑکی کے پیچھے جو دبئی کی نیو ہٹ ماڈل تھی، اسی کو اٹھوانا تھا۔ جمشید نے اپنے فون پر کھوپڑی کے سائن والے شنائل کے نمبر کو دیکھتے نیپکن سے اپنے ہونٹ صاف کیے اور اپنے باس کا آنے کا اشارہ کرتا میز کرسی کے بیچ سے اٹھ کر نکلتا شور شرابے سے نکل کر بار کی طرف آیا۔ میں نے یہ بتانے کے لیے کال کی تھی کہ میں ناراض ہوں، شنائل نے جلدی سے اپنی آواز میں روٹھے ہوئے رنگ سجائے۔ مجھے آلریڈی بتا چکی ہو، ٹھکا نہیں ہوں کہیں کہ یادداشت چلی جاتی۔ وہ اب بھی بے رحم بنا بولا، یہ جانتے ہوئے کہ وہ کل چلی جائے گی، پھر نہ جانے دونوں کب ملے۔ میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ میں تمہیں بالکل مس نہیں کر رہی۔ میٹس پر ٹانگ بینڈ کر کے بیٹھے شنائل نے دکھی آواز میں سرگوشی کی۔ ہاں یہی تو چاہتا ہوں، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ کام کر رہا ہوں، نئی شکار دبوچنی ہے، ہمیں تنگ نہیں کرو۔ شنائل کا دل مزید بے تاب کرے وہ محظوظ ہوا۔ تم اس لڑکی کو ٹچ بھی مت کرنا۔ شنائل کا لہجہ بکھرا۔ تمہیں کیا تھا کیا؟ جمشید کے سوال میں طوفانی سناٹا تھا۔ انسیکیور ہو رہی ہوں، پتہ نہیں کیوں، دیکھنا بھی مت اسے۔ شنائل نے میٹس کی شیٹ نیل سے کھرچتے آہستہ سی آواز میں رندا حکم دیا، تمہیں اب تک نہیں دیکھا غور سے، حالانکہ بیوی بن چکی ہو۔ وہ جان لینے کے سارے ہنر جانتا تھا، تبھی تو لمحہ بلمحہ شنائل مر رہی تھی اس پر۔ آئی مس یو سو مچ، تمہارا گفٹ دیکھتے ہی ایموشنل ہو رہی ہوں، تب سے اب تک جب سے گئے ہو۔ وہ پھر سے اپنی کلائی دیکھنے لگی، وہ سچ میں بہت خوبصورت جویلری پیس تھا۔ شنائل کا دل اس کا ہو کر بھی اس سے محروم ہونے پر جل بجھ رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہیں راکھ نہ بن جائے۔ اتار کے رکھ دو کہیں جہاں نظر نہ پڑے تمہاری۔ وہ مشورہ تھما کر بڑی ذمہ ہوا، حالانکہ دل اس شخص کا بھی شنائل کی بے ترتیب سانسوں اور بیکل دھڑکنوں سے الجھا تھا۔ نہیں اتار سکتی، اب وہ لوگ ہی اتاریں گے جو کفن پہنائیں گے۔ شنائل نے کال کاٹنی چاہی، پر پھر دل چاہا اس کا ایک اور انوکھا جواب سن لے۔ تو مجھے کیوں گھسیٹا ہے پھر اپنی اس ماتم خانے جیسی زندگی میں شنائل؟ تاکہ تمہارے بعد تمہاری برسیاں منانے کو کوئی پیچھے ہو؟ تو سنو لڑکی، مجھ سے فاتحہ تک کی امید مت رکھنا۔ وہ ہرٹ ہوا تھا، اور یہ جان کر نہ جانے کیوں شنائل کی ساری بے چینی اپنی موت مر گئی۔ یاد بھی نہیں کرو گے؟ بہت آس تھی اس کے سوال میں۔ جمشید نے پاس سے گزرتے ویٹر سے ڈرنک لیتے ایک ہی سپ میں ہلکے پار وہ زہریلی محلول شے نگلی اور گلاس واپس اس کی ٹرے میں رکھتا اسے وہاں سے غصے سے پھٹنے کا اشارہ کیے شنائل شمدی کی دم سادی کیفیت کی طرف متوجہ ہوا۔ کروں گا، وعدہ کیا تو جھوٹ نہیں بولے گا، بولا نہ گیا۔ مجھے اچھی نیند آئے گی، تم مجھے میرے بات یاد کرو گے، اس کے لیے میں مر سکتی ہوں، لیکن تمہارا میری زندگی میں ہونا زیادہ خوبصورت ہے اور اسے میں جی کر ہی انجوائے کر سکتی ہوں۔ سو کبھی مرتے مرتے تمہیں پکاری تو آ جانا مجھے بچانے، کیونکہ مرنا نہیں چاہتی۔ میں پہلی بار اپنے ہی دوستوں سے ڈر رہی ہوں، شاید بہت برا ہوگا میرا انجام۔
सोचा तुम्हें बता दूँ, मेरी उम्मीद तुम हो जमशेद अहमद। गुड नाइट। टूटी जुड़ती आवाज़ में सरगोशियाँ समेटे वो बात ख़त्म कर चुकी थी और राब्ता भी तोड़ दिया। पर दीवार से टेक लगा कर खड़े जमशेद को लगा बात तो बढ़ गई है। एक लम्हे में मोहब्बत ऐसी अमरबेल थी जिसने उसके वजूद को जकड़ना शुरू कर दिया। उसका खून चूस कर वो मोहब्बत दिन ब दिन नशोनुमा पा रही थी। खुदा खैर करे। जारी है कैसी लगी किस्त। तो गैप इसलिए आया क्योंकि कल मैं बहुत स्लीपी फील कर रही थी। मैका डे भी था तो घर आकर बहुत थक गई सैर सपाटे से। नावल कैसा लग रहा है? कल आप थोड़ा सा मज़ीद पास्ट पढ़ेंगे लेकिन हाल का टच साथ लगता रहेगा ताकि आप बोर ना हो। आज का फेवरेट सीन और डायलॉग ज़रूर बताएं। चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब तक की आप इस कहानी से आप क्या नतीजा हासिल करते हैं कि कहानी कैसी जा रही है? इसको जल्दी ख़त्म करना चाहिए या थोड़ा इन्हेंस करना चाहिए? वैसे तो अभी स्टोरी आधी से ज़्यादा है पढ़ी हुई, क्योंकि बहुत सारे ट्विस्ट और थ्रिल लाने वाली हूँ मैं सुखी की लाइफ में। और जमशेद और शनाइल और तीन ही कपल हैं इसमें, तो ज़्यादा वो भी नहीं है कि आपको उलझाएगा या आपको बोर लगेगा, ठीक है। तो अब से नावल्स में मैं कम ही कपल्स रखूँगी ताकि सबके बहुत सारे सीन्स आपको पढ़ने को मिले। तो ये है कि ज़्यादा नावल्स कपल्स वाले नावल्स लिख लिख के मैं खुद बोर हो चुकी हूँ। तो मिलते हैं हम फिर 28 एपिसोड में, बहुत प्यारी बहुत ही मज़ेदार पास्ट टच वाली। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छे अच्छे रिव्यूज़ करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।